चलो बच्चों, तो आज हम लोग उसी का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कल इसके बारे में हमने बेसिक थियरी ली थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब वो कहलाता है कि आज से जो है वो ये सालों पहले जो भी मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं कि जिन्होंने अपना बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाया था, वो मैनेजमेंट गुरुज ने अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह वो जो है एक रूल वाइज बना दिए थे कि इन एक्सपीरियंस को या ऐसे जो है वो प्रिंसिपल्स को जो भी बिजनेस में यूज़ करेगा ना, तो उसे बिजनेस में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वही कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनका मीनिंग, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस वो हमने जो है वो ये कल के वीडियोज़ में समझे थे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग आगे के पॉइंट्स देखें जो मैनेजमेंट की अलग अलग थॉट्स आती है। जो हमारा पहला पॉइंट है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब आज तक जो भी मैनेजमेंट हुआ है ना, उनकी थॉट्स को अलग अलग पार्ट में जो है वो ये डिवाइड किया जाता है। ये जिनमें जिनमें सबसे पहले आता है वो आता है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी सबसे पहले, अगर इससे भी पहले क्लासिकल थियरी से भी थोड़ा पहले अगर आप जाओ ना, तब उस वक्त कैसा रूल चलता था पता है? कि जब राजा महाराजाओं का टाइमिंग होता था, उस वक्त बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था। ध्यान से समझना, मैं क्लासिकल थियरी से भी पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त कोई बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता था, क्योंकि मालिक सिर्फ यही चाहता था कि मैं उसे प्रॉफिट होना चाहिए जैसे भी हो। कोई बरोबर मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। एंड वर्कर्स को, तो वर्कर्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ना वर्कर्स के ऊपर, ना प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर। वर्कर्स को तो जैसे भाई कहते हैं ना, अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखते थे, उसे थंब रूल कहते थे पहले के टाइम में। उसे मतलब जो मालिक बोले वो वर्कर्स को चुपचाप करना है, वर्कर्स की कोई डिमांड नहीं सुनेंगे, ऐसा। लेकिन फिर क्लासिकल थियरी आई, 19th सेंचुरी तक जो है वो ये क्लासिकल थियरी चली। ये क्लासिकल थियरी को दूसरा नाम साइंटिफिक थियरी कहते हैं, या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। क्योंकि अब बिजनेस में जो पहले बिल्कुल केयरलेस की तरह चलते थे, मालिक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता था, अपना फ़ायदा, भले दूसरों को नुकसान हो, भले सामान कैसा भी बनाओ, भले दूसरों को ख़राब सामान बेचो, हमें फ़ायदा होना चाहिए। ऐसी क्लासिकल थियरी से पहले की थॉट थी। लेकिन उसके बाद जब चेंजेस आए, उसके बाद जब जो है वो ये चेंजेस आए, तो क्लासिकल थियरी को एक साइंटिफिक थियरी कहा गया, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी। एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं, वो तो आगे हुआ, लेकिन क्लासिकल थियरी में एक प्रॉपर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई कि जिसमें वर्कर्स का भी ध्यान दिया गया, बिजनेस में भी खाली प्रॉफिट के बारे में न सोचकर दूसरी बातों के बारे में भी सोचा गया। तो ऐसी थियरी को क्लासिकल थियरी जो है वो ये नाम दिया गया था, कि जिसमें पहले मालिक के हाथ में सब कंट्रोल रहता था, अब जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वो जो है वो अब होने लगे। मालिक सिर्फ खुद काम न कर कर दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी देने लगा, जवाबदारी दूसरों को देने लगे कि भाई तुम भी ये साथ में काम करो। ये जो है वो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक थियरीज जो है वो ये तैयार हुई, है ना। जो पहले सिर्फ और सिर्फ मालिक का कंट्रोल रहता था पूरे बिजनेस के ऊपर, वो क्लासिकल थियरी में चेंज हुआ। ये नई थॉट आई। हम लोग थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो वो यही है ना, क्लासिकल थियरी में एक नई थॉट मिली कि अब सिर्फ मालिक का राज नहीं चलेगा, दूसरी भी बातें सुने, वर्कर्स की भी कुछ बातें सुने, ठीक है। लेकिन क्लासिकल थियरी में ऑलमोस्ट चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस ज़्यादा नहीं थे, अभी भी आज के मॉडर्न टाइमिंग की तरह तो उस वक्त था ही नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत चेंजेस आए ना, उन चेंजेस को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। क्लासिकल थियरी में जो जो थियरी अपनाई गई ना, जो जो मैनेजमेंट के थॉट्स अपनाए गए, उन थॉट्स को आज तक फॉलो किया जाता है। क्लासिकल थियरी के थॉट्स आज तक फॉलो किए जाते हैं, हम लोग आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। और इन थॉट्स को क्रिएट करने वाले जो पर्सन थे, क्लासिकल थियरी चलाने वाले जो इंसान थे, जिनमें जो मेन मैनेजमेंट गुरुज कहलाते हैं, वो थे फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गेंट, हेनरी फेयोल, ये सब थे। जिनमें से फ्रेडरिक टेलर ने वो क्लासिकल थियरी को बहुत आगे बढ़ाया था।
वो फेडरिक टेलर के जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो क्लासिकल थियरी के बेस्ट प्रिंसिपल्स कहलाते हैं जिनका आज तक यूज़ करते हैं। हम लोग देखेंगे ये एक टॉपिक है, फेडरिक टेलर के क्लासिकल थियरी के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इसके अलावा हेनरी फेयोल के थॉट्स, हेनरी फेयोल के थॉट्स, जो थॉट्स इतने इतने क्लासिकल और इतने जो है वो ये सही थे कि जिनका भी आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। बिजनेस में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उन हेनरी फेयोल के थॉट्स का यूज़ किया जाता है। इतने जो है वो ये इफेक्टिव वो थॉट्स थे। सोचो ना, ये 19वीं सेंचुरी के टाइमिंग है, मतलब आज से करीबन जो है वो 200-250 साल पहले मैनेजमेंट के जो रूल्स थे वो रूल्स आज तक भी फॉलो होते हैं। तो ये क्लासिकल थियरी थी, 19वीं सेंचुरी तक ये क्लासिकल थियरी चली। लेकिन उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 19वीं सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट अब ये क्लासिकल थियरी के हिसाब से नहीं चला, अब उसमें और थोड़े से चेंजेस हुए। क्लासिकल थियरी में जो जो चीज़ों की लिमिटेशंस थी ना, उन लिमिटेशंस को दूर करके अब थोड़ा और चेंजेस किया गया और उसके बाद नई थियरी बनी, नए थॉट्स बने मैनेजमेंट के। तो जैसे नाम दिया गया नियो क्लासिकल थियरी। नियो क्लासिकल थियरी जो मैनेजमेंट की थियरी के एक नए रूल्स जो है वो वहाँ पर बने। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये कैसे जो है वो पॉइंट्स चल रहे हैं आपको लाइन वाइज, कि क्लासिकल थियरी से भी पहले, उससे पहले तो बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं होता था, जैसे थंब रूल चलते थे, जो मालिक बोले वही। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट धीरे धीरे होने लगा, जो एक साइंटिफिक वे में किया गया। साइंटिफिक वे मतलब पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस बनाकर और मैनेजमेंट किया गया, उसे नाम दिया गया क्लासिकल थियरी, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक ये क्लासिकल थियरी हुई। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत हुआ ना, तो मैनेजमेंट में और फ़र्क आया, फिर नए रूल्स बने, नए थॉट्स बने, उसे नाम दिया गया नियो क्लासिकल थियरी। इस नियो क्लासिकल थियरी के अंदर ही आता है बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, ये इसके अंदर ही इंक्लूड है। नियो क्लासिकल थियरी ये सेम टाइमिंग के जो है वो थॉट्स थे। नियो क्लासिकल थियरी वो कहलाई कि जो क्लासिकल थियरी की लिमिटेशंस को दूर करके नई थियरी बनाई गई। क्लासिकल थियरी को साइंटिफिक नाम दिया गया ना, तो नियो क्लासिकल थियरी को नाम दिया गया बिहेवियर रिलेटेड थियरी। इसलिए तो नेक्स्ट पॉइंट उसके साथ ही है ना, थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। नियो क्लासिकल थियरी को नाम दिया गया बिहेवियर रिलेटेड थियरी। क्यों इसमें? क्योंकि इस थियरी में सबसे ज़्यादा जो है वो ये सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो था ह्यूमंस के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। पता है वर्कर्स के बारे में जो है वो ये एक बात बिजनेस में कहते हैं, बिजनेस में वर्कर्स के बारे में एक बात कही जाती है कि यू मैनेज योर मैन एंड योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। यू मैनेज योर मैन एंड योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। मतलब आप अपने लोगों को संभालो और आपके लोग बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो अपने वर्कर्स, अपने लोगों को संभालो मतलब कि उनकी केयर करो। अगर आपके लोग खुश होंगे ना, आपके बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स अगर खुश होंगे तो वो खुशी खुशी आपके पूरे बिजनेस को संभाल लेंगे। तो आपको बिजनेस संभालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोगों को संभालो, बाकी सब वो खुद ही संभालेंगे। ये थॉट वो नियो क्लासिकल की बेसिक थॉट थी, नियो क्लासिकल थियरी की बेसिक थॉट थी, जिसे बिहेवियर रिलेटेड था, जिनमें वर्कर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दिया गया। ये माना गया कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं चलेगा। जो पहली क्लासिकल थियरी थी ना, उस क्लासिकल थियरी में ऐसा था कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता था, काम सबको सौंप दिया, सबको जवाबदारी दे दी, जिम्मेदारी दे दी उन सबको, लेकिन फिर भी पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? मालिक के ही हाथों में रहता था। ये लिमिटेशंस थी उनमें, वर्कर्स को इतनी आज़ादी, इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। लेकिन नियो क्लासिकल थियरी में उसको चेंज करके नया जो है वो ये चीज़ लेकर है कि जिसमें बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में ये ध्यान दिया गया कि वर्कर्स को अगर वो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन पूरा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कि अगर वर्कर्स हमारे बिजनेस में खुश हैं तो वो हमेशा टिके रहेंगे वहाँ पर। इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है वो ये ध्यान दिया गया इसमें। और इसके लिए जो ऑनर थे, जो मैनेजर्स थे,
वो मैनेजर्स एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करने लगे। साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मतलब एक माइंड का ऑब्जर्वेशन कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वो खुशी से काम कर रहे हैं या नहीं। उनका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन देखते थे, उनका बिहेवियर देखते थे कि वो कितनी अच्छी तरह से हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं। और उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती तो उन प्रॉब्लम को जो है वो ये काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते कि जिससे वर्कर्स हमेशा हमारे बिजनेस में खुश रहने चाहिए। ये उनकी थॉट्स बन चुकी थी, ठीक है। और इनकी वजह से जो है वो बिजनेस को काफ़ी बेनिफिट हुआ। नियो क्लासिकल थियरी आई ना, तो उनकी वजह से काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन फिर चेंजेस क्या हुआ पता है, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस आई। नियो क्लासिकल थियरी की जो है वो लिमिटेशंस ये थी कि इनमें जब जो है वो वर्कर्स के ऊपर पूरा जोर दिया गया ना, तो जिनकी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर जोर नहीं दिया गया, उसे इग्नोर किया गया। नियो क्लासिकल थियरी में जो है वो ये ऐसा आने लगा कि भाई वर्कर्स को खुश रखो, बस बाकी सब खुद ही ठीक होगा। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उतना जो है वो ये नहीं हो रहा था, ठीक है ना। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो ये बिजनेस की उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ये इनकी लिमिटेशंस थी। पहले क्लासिकल थियरी आई, साइंटिफिक थियरी, ये भी अच्छी थी लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी कि इनमें जो है वो वर्कर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन वर्कर्स को पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। इसलिए जब दूसरी थियरी आई ना, नियो क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी में आया कि आप अपने वर्कर्स को खुश रखो। लेकिन अगर वर्कर्स को खुश रखते थे तो उसके बाद बिजनेस के प्रॉफिट पे इफेक्ट होता था। तो ये उनकी लिमिटेशंस थी। फिर भी नियो क्लासिकल थियरी जो है वो ये बेस्ट थियरीज में से एक थी। नियो क्लासिकल थियरी वो ये थियरी लाने वाले जो भी मैनेजमेंट गुरुज थे, जिनमें एल्टन मायो, हेसबर्ग, रेंसिस लिकर्ट, क्रिस एग्रिस, मैकग्रेगर, मैस्लो, ये सब जो है वो पर्सन थे कि जिन्होंने नियो क्लासिकल थियरी लेकर है। लेकिन इन दोनों की जो लिमिटेशंस थी ना, वो लिमिटेशंस अब दूर हुई, वो आई मॉडर्न मैनेजमेंट में। थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। ये थियरी जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में ये थियरी जो है वो ये अपनाएगी। जो मॉडर्न मैनेजमेंट वो क्लासिकल थियरी और नियो क्लासिकल थियरी दोनों का ही जो है वो मिक्सचर है। ऐसे नए मैनेजमेंट के जो है वो रूल्स बनाए गए, जो रूल्स अब हर जगह फॉलो होते हैं। मतलब जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर भी माना गया। क्लासिकल थियरी के जो साइंटिफिक रूल्स थे वो रूल्स भी इसमें माने गए मॉडर्न मैनेजमेंट में। और नियो क्लासिकल थियरी के जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स थे, वर्कर्स को खुश करना हमेशा, ऐसे जो थॉट्स थे वो भी मॉडर्न मैनेजमेंट में माने गए। तो मॉडर्न मैनेजमेंट में दोनों को ध्यान दिया गया। और इसकी वजह से आज के टाइम में जो भी मैनेजमेंट होता है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ ये बनता है, मॉडर्न मैनेजमेंट के रूल्स के साथ। सही बात है ना। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर और वर्कर्स, इन दोनों के ऊपर जो है वो ये पर्टिकुलर ध्यान दिया गया। और इनको मॉडर्न मैनेजमेंट लाने वाले जो मैनेजमेंट गुरुज थे वो थे कुन्ज़ डोनाल्ड, जॉर्ज आर टेरी, इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर, विलियम आउची, सीके प्रहलाद। ये सब मैनेजमेंट गुरुज वो मॉडर्न मैनेजमेंट हमारे पूरे वर्ल्ड में लेकर आए थे। तो हमने मैनेजमेंट के अलग अलग थॉट्स समझे ना। देखो, क्लासिकल थियरी एकदम पुरानी, फिर नियो क्लासिकल आया और उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट आया। ये 3 पार्ट्स थे हमारे मैनेजमेंट थॉट्स के। अब इनमें जो मैनेजमेंट गुरुज, जो मेन मैनेजमेंट गुरुज हुए थे ना, अब उनके जो है वो कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। उनके पॉइंट्स कुछ समझें। जैसे कि क्लासिकल थियरी में सबसे फेमस जो पर्सन थे वो थे फ्रेडरिक टेलर। तो अब फ्रेडरिक टेलर के थॉट्स कैसे थे? क्लासिकल थियरी में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता था, पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन से जो मैनेजमेंट होता था, तो वो फ्रेडरिक टेलर के उसके लिए थॉट्स कैसे थे वो हम लोग अब समझें। तो अब क्लासिकल थियरी के अंदर समझें फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मैनेजमेंट वो क्लासिकल थियरी का है, ठीक है ना, उस टाइम का, 19वीं सेंचुरी से पहले का। तो उस वक्त फ्रेडरिक टेलर की कैसी सोच थी?
तो एक जनरली उनके प्रिंसिपल्स के जो है वो एक डेफिनेशन वाइज कह सकते हैं कि फेडरिक टेलर मेन इसमें मानते थे कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो फेडरिक टेलर का एक ही कहना था कि सबसे पहले एग्जैक्टली ये जान लो कि व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। सबसे पहले ये जानो कि आप आपके लोगों से क्या करवाना चाहते हो, आप उनसे क्या चाहते हो लोगों से, वो ध्यान दो सबसे पहले। देन सी टू इट दैट दे डू इट, और फिर ये ध्यान दो कि आपके हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले ये सोचो कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो, फिर ये देखो कि वो सब आपके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और वो काम भी बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट सस्ते से सस्ते तरीके से होना चाहिए। तो फेडरिक टेलर का ये कहना था कि आप सबसे पहले अपने लोगों पे ध्यान दो कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, और फिर देखो कि वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं और वो भी बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं। ये उनका था। मतलब फेडरिक टेलर ने भी एक तरह से जो है वो ये वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। हाँ, भले ही वो नियो क्लासिकल थियरी की तरह नहीं था, लेकिन उन्होंने वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि उनसे पहले जो रूल ऑफ थंब चलता था ना, रूल ऑफ थंब चलता था, वो फेडरिक टेलर ने रूल ऑफ थंब को चैलेंज किया था। पहले चलता था रूल ऑफ थंब, थंब रूल, मतलब जो ऑनर का है वही बात सबको कंपलसरी माननी पड़ती थी, कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई कुछ जो है वो बोल ना सके। मतलब पहले रूल ऑफ थंब में ऐसा होता था कि अगर कोई इंजीनियर पर्सन भी हो, लेकिन अगर ऑनर कहे कि भाई तुम्हें तो एक मजदूरों जैसा काम करना है, तो भी उसे करना पड़ता, अगर उसे ज़रूर है तो उसे करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पोस्ट वगैरह वो सब नहीं देखते थे, सिर्फ जो मालिक को सही लगे वो काम उसमें किया जाता था, उनका डिसीजन आखिरी होता था। लेकिन फेडरिक टेलर ने इसको चेंज किया, फेडरिक टेलर ने चेंज किया और लोगों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जिनमें फेडरिक टेलर मेनली ऐसा कहते थे कि सबसे पहले हर वर्कर को उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से काम देना चाहिए। जो भी आप वर्कर हो तो उसको मेंटल एबिलिटी कितनी है और फिजिकल एबिलिटी कितनी है, वो कितना फिट है मेंटली और फिजिकली, उसके हिसाब से उसे काम देना चाहिए। इनके बाद जो भी उसे काम दिया जाए ना, उसके लिए उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। हर मालिक को वो अपने वर्कर को बताना चाहिए अच्छी तरह से कि भाई कौन कौन सा काम उस वर्कर को करना है, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। और हर एक वर्कर को टाइम टू टाइम उसके वर्क के हिसाब से वेजेस मिलने चाहिए। वेजेस मतलब सैलरी मिलनी चाहिए, पगार मजूरी उन्हें मिलनी चाहिए। और अगर हो सके तो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके वर्क से ज़्यादा उसे पैसे देने चाहिए। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंजीनियर होकर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके वर्क के हिसाब से उसे जितनी उसकी पगार हो, जितना उसको फिक्स किया हो, उससे ज़्यादा पैसे उसे देने चाहिए। ऐसा ये फेडरिक टेलर का मानना था। मतलब उन्होंने भी अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स के ऊपर जो है वो ये अच्छा जोर दिया था। फिर भी फेडरिक टेलर की जो थॉट्स थी, वो थॉट्स हम लोग समझें कि फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स जो है वो ये कौन कौन से थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उस फेडरिक टेलर के, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे वो एक साइंटिफिक मेथड से लिखे गए थे, क्योंकि उसमें अब पुराने ट्रेडिशनल जो भी मेथड्स थी उन सबको बंद करके अब वर्क साइंटिफिकली होता था। साइंटिफिकली मतलब रूल्स रेगुलेशन के साथ अब वर्क होता था, कि जिनमें पहले ही डिसाइड होता था कि कौन सा वर्क किस तरह से करना है, जिसमें कैसे रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। इसीलिए फेडरिक टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो एक साइंटिफिक मेथड से लिखे गए थे। इसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंशन। उनमें पहले कैसे होता था कि मालिक जो है वो वर्कर्स को काम सौंप देते थे, वो चुपचाप जो है वो ये काम करो और मुझे शाम तक ये काम पूरा चाहिए। कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो वर्कर्स को कभी ट्रेनिंग वगैरह कुछ मिलती ही नहीं थी उन्हें, ठीक है। और वर्कर्स को ही प्लानिंग करनी पड़ती थी, उन्हें ही सब काम करना पड़ता था। मालिक सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता था और कुछ नहीं। लेकिन फेडरिक टेलर ने वो चेंज किया। उसने कहा कि प्लानिंग का काम वर्कर्स से नहीं करवाते हैं,
वर्कर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका, जबकि प्लानिंग का वर्क कोई एक्सपर्ट पर्सन के लिए होना चाहिए। इसी वजह से तो आज के टाइम में आप लोग देखते हो कि जब बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसमें मालिक नहीं, मालिक के साथ मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं जिनका मेन काम होता है प्लानिंग करना। पहले के टाइम में मालिक अकेला होता था और वर्कर्स को ही बोल देता था कि ये काम मुझे पूरा चाहिए, जैसे चाहिए वैसे करो। उस वक्त मैनेजर्स और वो सब थोड़ी होते थे, इसलिए प्लानिंग वो मालिक खुद कर पाता नहीं था और वर्कर्स के ऊपर थोप देते थे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये चेंजेस हुए कि जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रॉपर प्लानिंग की गई और वो भी प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया और इम्प्लीमेंटेशन वो वर्कर्स के ऊपर किया गया। वर्कर्स को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये करवाया गया उनसे। ठीक है, इसके बाद इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है जॉब एनालिसिस। साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल वो आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब ये कि आप जो भी काम वर्कर्स से करवा रहे हो ना, वो वर्क बेस्ट वे में और लो कॉस्ट में होना चाहिए, अच्छी से अच्छी तरह, और जो है वो ये सस्ते से सस्ते में होना चाहिए। इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि वर्कर्स आप वो अपने वर्क में जो है वो ये सेटिस्फाइड है या नहीं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए, जिसे कहते हैं जॉब एनालिसिस। मतलब वर्कर्स को काम सौंप कर मालिक छूटा हो गया, अलग हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वर्कर्स अपने काम में खुश हैं या नहीं हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स ये कहलाता है कि आप बिजनेस में जो भी काम कर रहे हो ना, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट जो है वो ये होनी चाहिए। हर चीज़ में, टाइम में, इक्विपमेंट में, वर्क में, रिसोर्सेज में, हर चीज़ में एक फिक्स लिमिट होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए और हमेशा वही क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इससे कम क्वालिटी का बना ना तो वो प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग नहीं बेचेंगे। ऐसा बिजनेस का रूल होना चाहिए कि नहीं, इसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। या तो फिर इनके अलावा जो है वो कहते हैं कि जैसे टाइम का, कि अगर मैंने वर्कर को दिया है काम तो वो वर्कर्स को इतने टाइम में वो काम पूरा करना है। अगर वर्कर इतने टाइम में काम पूरा नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी काटी जाएगी या कुछ पनिशमेंट या फिर कुछ दूसरे डिसीजन लिए जाएंगे। इसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं कि हर चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट के बाहर अगर कोई वर्क कर रहा है तो फिर उसे इग्नोर करना चाहिए या तो उसे ठीक करना चाहिए। उसके बाद आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये वर्कर्स के लिए आता है कि जब भी वर्कर्स को जॉब पे रखा जाए तो उन्हें साइंटिफिक सिलेक्शन के थ्रू, साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब कि उनकी स्किल चेक करना, उनके गट्स, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी क्वालिटी, उनकी एजुकेशन, ये सब चीज़ें चेक करके फिर जो है उन्हें वर्क देना चाहिए और उनके एजुकेशन, उनकी स्किल के हिसाब से उसे पोस्ट देनी चाहिए। नहीं तो कोई अच्छी एजुकेशन वाला और उसे लो पोस्ट की जॉब दे दी जाए तो वो कभी भी खुश होकर काम नहीं करेगा। लेकिन उनका साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोई भी इंसान, भले कितनी भी उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, लेकिन कोई भी इंसान जब नए बिजनेस में काम करने जाता है ना, तो उसे वहाँ का नया माहौल की थोड़ी सी ट्रेनिंग तो उसे देनी चाहिए कि देखो हमारे बिजनेस में हम लोग इस तरह से काम करते हैं, आपको इस तरह से जो है वो अब आगे से वर्क करना है हमेशा। तो ट्रेनिंग भी तो उनको प्रॉपरली मिलनी चाहिए ना। ये फेडरिक टेलर का कहना था। इनके बाद आता है फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन यहाँ से फेडरिक टेलर ने शुरू किया था, उससे पहले ये मोटिवेशन कभी नहीं मिलता था। फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब ये कहलाता है कि जिसमें फेडरिक टेलर ने कहा कि जो वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, उनमें से जो वर्कर्स अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ बोनस मिलना चाहिए, कुछ गिफ्ट मिलनी चाहिए, कि जिससे उनमें हमेशा एंकरेजमेंट जो है वह बना रहे, एंथुजियाज्म उनमें हमेशा बना रहे और मोटिवेशन एक तरह का उन्हें मिलता रहे। क्योंकि अगर 10 वर्कर में से एक वर्कर को कोई अच्छा काम कर रहा है, उसे अगर कोई रिवॉर्ड दिया, कोई बोनस दिया, कुछ पैसे दिए, तो जिससे वो तो खुश होगा ही, लेकिन बाकी के जो 9 वर्कर होंगे ना, उन्हें भी लगेगा नहीं, मैं अगली बार से हम भी अच्छा काम करेंगे ना तो हमें भी बोनस मिलेगा। और फाइनेंशियल बोनस जब मिले ना, फाइनेंशियल मोटिवेशन, पैसों का जब बोनस मिले तो हर किसी को एक तरह की लालच जैसे हो जाता है, उससे पैसे मिले ना इस बार,
उसे बोनस मिला ना, अगली बार देखो मैं अच्छा काम करूँगा और जो है वो मुझे बोनस मिलेगा। और ऐसे करते हुए 10 के 10 लोग बिजनेस में सब अच्छा काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं और उसका फ़ायदा फिर बिजनेस को ही होता है। इसलिए फाइनेंशियल मोटिवेशन देना, ये जो है वो फ्रेडरिक टेलर ने बताया था अपने प्रिंसिपल्स में, और ऐसे प्रिंसिपल आज तक यूज़ होते हैं कि नहीं। किसी को शाबाशी दो, किसी को रिवॉर्ड दो, बोनस दो, तो वो इंसान हमेशा अपने बिजनेस में अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो ना, उसमें जितना हो सके उतना लो कॉस्ट होना चाहिए, या जो भी वर्क आप लोग कर रहे हो बिजनेस में वो जितने हो सके उतने लो कॉस्ट में होना चाहिए। शॉर्ट में कहो तो इकोनॉमिकल का मतलब ये कि खर्चा कम से कम बिजनेस में होना चाहिए कि जिससे आप लोग प्रॉफिट बढ़ा सको। ठीक है ना, खर्चा कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है कि जिससे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, जो प्रोडक्शन है वो कम खर्चे में हो सके। तो इसे इकोनॉमिकल जो है वो ये प्रिंसिपल कहते हैं। और दूसरा आता है, वो आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या कहते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स ये कहलाता है, फ्रेडरिक टेलर के हिसाब से मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि ऑनर और वर्कर्स के बीच में एक तरह का रिलेशन बनना चाहिए। ये रिलेशन पहले कभी नहीं होता था, ये क्लासिकल थियरी से ही शुरुआत हुआ, जैसे फ्रेडरिक टेलर ने शुरुआत किया, ये पहले कभी भी नहीं होता था। ये मेंटल रिवॉल्यूशन इन्होंने शुरुआत की कि मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में एक तरह का रिलेशन बनना चाहिए कि जहाँ पर ऑनर वो अपने वर्कर्स को अपने नौकर की तरह न समझे, सिर्फ ऑर्डर न दे, लेकिन एक जो है वो क्या कहते हैं, लीडर की तरह वर्कर काम ऑनर काम करे और वर्कर्स को हमेशा गाइडेंस जो है वो देता रहे। अपने बिजनेस का एक वैल्यूएबल पार्ट समझ के वो वर्कर्स को हमेशा सही गाइडेंस देता रहे, ऐसा जो है वो उन्होंने बताया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने जो है वो ये सब प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, और इनके अलावा जो है वो ये कहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट की दूसरी स्पेशल टेक्निक्स उन्होंने बताई थी। ये फ्रेडरिक टेलर का वही कंटिन्यू पॉइंट है कि जिनमें उन्होंने टेक्निक्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर के जो भी ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स थे, उन्हें फॉलो करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स उन्होंने बताई थी। जो टेक्निक्स में वो 3 टेक्निक बताते हैं, जो कहते हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। सिंपल वे, जैसे सबसे पहले टाइम स्टडी का मतलब ये कहलाता है कि बिजनेस में जो भी वर्क होता हो ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। हर टास्क के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो ये फिक्स टाइम होना चाहिए, और वो ध्यान देना चाहिए कि हर टास्क फिक्स टाइम में पूरा हो। वो टास्क भले ऑनर के लिए हो या वर्कर्स के लिए हो, वो टास्क फिक्स टाइम में पूरा होना चाहिए। इतना मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ऐसा मैनेजमेंट किया जाए तो आपके बिजनेस में कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। इसे कहते हैं टाइम स्टडी। मीन्स फ्रेडरिक टेलर के हिसाब से ये कहते हैं कि भाई कोई भी बिजनेस का वर्क वो प्रॉपरली टाइम पे पूरा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कभी अगर लेट होगा ही नहीं ना, तो वो बिजनेस में कभी भी आपको कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, सब वर्क स्मूथली चलेंगे। दूसरा आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी वो कहते हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उस वर्क को ऐसे करना चाहिए कि जिससे वर्क में वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, और जो है वर्क का रिजल्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मोशन स्टडी ये कहते हैं कि ऐसी नई मेथड्स अपनाना या इस तरह से वर्क करना कि जिससे वेस्टेज ना हो और रिजल्ट हमेशा जो है वो बढ़ता रहे, वो मोशन स्टडी कहते हैं। इसके लिए हमेशा जो है वो ये नए नए रिसर्चेस होने चाहिए कि यार ये काम आज मैंने ऐसे किया, इसकी जगह मैं ऐसे करूँ तो इतनी चीज़ें बच सकती हैं, इतना टाइम बच सकता है, इतना वेस्टेज जो है वो ये कम होगा और रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इसे मोशन स्टडी कहते हैं कि हमेशा नई नई मेथड्स फाइंड करते रहना। और दूसरी टेक्निक आती है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। परफेक्ट बिजनेस को चलाने के लिए वेज रेट सबके लिए डिफरेंट, सबके लिए अलग अलग होने चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सबको एक जितनी पगार दे दो, तो जिसमें जो मेहनत से अच्छा काम कर रहा है उसे भी उतनी पगार मिलती है, और जो आलस करके थोड़ा सा काम करके छूट जाता है उसे भी उतनी ही पगार मिल जाती है। तो इसकी वजह से उन वर्कर्स को कभी भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए फेडरिक टेलर ये कहते हैं कि डिफरेंट वेज रेट स्टडी जो है वो होनी चाहिए। इसका मतलब सभी वर्कर्स के लिए अलग अलग वेजेस होने चाहिए, मजूरी होनी चाहिए, कि अगर जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है, तो उसे थोड़ी ज़्यादा पगार या अच्छा बोनस देना चाहिए। और जो अगर नहीं कर रहा है वर्क, लेजीनेस दिखा रहा है, या जो है वह अगर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है उनमें, तो उनके लिए उनकी पगार में से, सैलरी में से थोड़ा सा कट भी कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये फेडरिक टेलर की जो है सब टेक्निक्स थी, ये तीनों टेक्निक, कि अगर ये टेक्निक आप लोग बिजनेस में यूज करो तो आपके बिजनेस को एक नई जो है वो सक्सेस मिल सकती है। ठीक है ना। तो आज जैसे फेडरिक टेलर के हमने रूल्स देखे ना, अब ऐसे ही मैनेजमेंट के दूसरे रूल्स को आते हैं हेनरी फेयोल के रूल्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मैनेजमेंट गुरु के रूल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।